अच्छा देखिए कि आज जो मैं क्वेश्चन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी प्रॉफिट के या कास्ट के या कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मेरी आपको ये एडवाइस है कि हमेशा आप एक एक स्टेप को फॉलो करें। हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि शायद टाइम शॉर्ट है और एग्जाम में जो है ना वो टाइम सेव कर लिया जाए। जितना आप टाइम सेव करने का सोचते हैं उतना चांस ऑफ एरर को ज्यादा करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि दोबारा से रिव्यू करने से बजाय बेहतर है कि आप पहले ही क्वेश्चन को प्रॉपरली, स्लोली तरीके से तमाम स्टेप्स के साथ सॉल्व करें, तो चांस ऑफ एरर्स होते हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाते हैं। आज आपके इन क्वेश्चंस में मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करने जाऊंगा। मैंने आज का ये प्लान किया तो नहीं था कि मैं आपसे ये शेयर करूंगा, मगर जब मैंने ये लास्ट क्वेश्चंस देखे तो मेरे माइंड में आया कि शायद मैंने ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली शेयर नहीं किए। इसलिए इन एग्जांपल्स को जो कि लास्ट पेजेस में मौजूद थी, मैंने ये प्लान किया कि ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जांपल नंबर 1 को हमने चूंकि सॉल्व कर लिया था और पेज नंबर 146 पे एग्जांपल नंबर 2 मेरे सामने। आज मैं इस एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करने का क्राइटेरिया आपसे शेयर करूंगा। मैं दूसरी गुजारिश आपसे ये कर दूं कि जब भी आपको स्टैटिस्टिक्स या क्वांटिटेटिव मेथड्स या मैथमेटिक्स या इस तरह की कोई भी और आपको अप्लाइड जो है ना वो क्वेश्चंस गिवन हो, ट्राई टू रीड देम ट्वाइस और थ्राइस। 2 से 3 मरतबा क्वेश्चंस को गौर से पढ़ा करें और उसमें से देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपको वो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल कि आपको पता चल जाए कि इसमें गिवन ये है और फाइंडिंग करने को ये कहता है। आइए मेरे साथ इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। द डिमांड फंक्शन एंड टोटल कास्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म आर गिवन बिलो। दो चीजें आपको बता रहा है जी, एक तो डिमांड फंक्शन गिवन है और एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है। ये टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, ये एवरेज या मार्जिनल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। अब जो चीजें आपको गिवन है जरा गौर से देख लीजिए। P इक्वल्स 150 माइनस 0.5 Q, टोटल कास्ट इज इक्वल टू 100 प्लस 3Q प्लस 7Q स्क्वायर। Remember, it is in the same order. Fixed cost plus variable cost. 100 is my fixed cost. 3Q plus 7Q square will be the variable cost. Demand function is given in terms of prices. और अभी मैंने ये देखना है कि प्राइस को Q के साथ या Q को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो। Let me read another point. Find the output and price level at which firm's profit is maximum. हमें उस क्वांटिटी को और उस प्राइस को फाइंड आउट करना है कि जिसमें उस फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने क्यू को फाइंड करना है, हमने प्राइस को फाइंड करना है और उसके बाद उस टोटल प्रॉफिट को डिटरमिन करना है कि वो कितना है। सो देखिए ये मेरा पॉइंट 1 था। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ। If a subsidy of ₹3 per unit is paid on production by government, find the new equilibrium output and price. Also find the new profit. अब जरा इसमें गौर से देख लीजिए कि मुझे जो सेकंड पॉइंट था ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। याद रखिए सब्सिडी वो पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट किसी भी प्रोड्यूसर को या ट्रेडर को या इन्वेस्टर को प्रोवाइड करती है, और ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको मैं सब्सिडी कहता हूँ। रिमेंबर कि किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना इंसेंटिव्स देती है उनको। फॉर एग्जांपल अगर आपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था तो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। ये वो कंसेशन आई एम सॉरी ये वो एनकरेजमेंट्स होती हैं जो आपको गवर्नमेंट पर प्रोडक्शन में यानी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में खुद पे करती है। अगर ऐसा नहीं करती तो बाज़ औक़ात आपको ना टैक्स में कंसेशंस दे देती है।
और अगर ये भी नहीं करती तो कुछ और जो है ना वो आपको डिस्काउंट्स दे देती है। ये बात की बात है। एनी हाउ, आज हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि सब्सिडी वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, और टैक्स वो पेमेंट है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। अब आते हैं जी, इस क्वेश्चन को जरा फार्मूलेट करते हैं और एक एक जो मेरे पास पॉइंट है इसको गौर से जरा देखते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा कि वो जो गिवन था वो क्या था। आपने कहा जी डिमांड फंक्शंस एंड टोटल कास्ट फंक्शंस आर गिवन। तो सबसे पहले मुझे उस डिमांड फंक्शन को लिखना है कि वो क्या है। 150 माइनस 0.5 क्यू, ये देखें ये प्राइस का फंक्शन है, और हमने कहा था कि हम गिवन प्राइस के ऊपर जितनी चाहे आउटपुट यानी अपनी डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको एज इट इज रहने दिया जाए और इसके साथ जितने हम चाहते हैं उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे मैं अपना टोटल रेवेन्यू का फंक्शन जो होगा उसको फॉर्मुलेट कर लूंगा। सो इट इज क्लियर, आई विल मल्टीप्लाई 150 minus 0.5 Q with Q because total revenue is a multiplication of price and quantity. So जैसे मैंने इसको प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, 150 Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर मेरे पास आ गया, और आप इसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं। आपने ये वेरीफाई कर लिया कि टोटल कास्ट फंक्शन वो भी गिवन है, वो बिल्कुल टोटल कास्ट फंक्शन है, ना तो एवरेज कास्ट है ना मार्जिनल कास्ट। Now I have to calculate the profit. For profit, I have to design a profit function. So profit function formulate करने के लिए मेरे पास जो मेथड होता है, इससे मैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट का डिफरेंस लेता हूँ। So profit will be the difference between total revenue and total cost. Remember, my total revenue is 150Q minus 0.5 Q square minus total cost, और ये मैं आपसे कहा करता हूँ क्या आप इनको वन टाइम ब्रैकेट्स में लिखा करें, देन उसके बाद इन ब्रैकेट्स को जो है ना वो क्लोज किया करें ताकि आपके जो साइंस हैं वो चेंज ना हो जाए। सो माइनस का साइन बाहर था और टोटल कास्ट ऑफ फंक्शन जो था 100 प्लस 3Q प्लस 7Q स्क्वायर। अब आप ऐसा कीजिए कि इस माइनस को आप जो ना अप्लाई कर दें अंदर ब्रैकेट्स की वैल्यूज में। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका माइक ऑन है जरा अपने अपने माइक्स को म्यूट करते हैं। सो 150Q माइनस 0.5Q स्क्वायर माइनस 100 माइनस 3Q प्लस माइनस 7Q स्क्वायर। अब यहाँ पे एरर ये हो सकता है कि आपका एक कंपोनेंट रह सकता है। सो इस कंपोनेंट को जरा गौर से देखिएगा, काउंट कर दिया करें कि हमारे पास टोटल कंपोनेंट्स कितने थे, तो क्या हमने इनको सबको लिख लिया या नहीं लिख लिया। ये मूवमेंट्स की बात होती है, आप विद इन 1 और 2 मिनट्स ये सारा काम करते हैं। अदरवाइज पूरे क्वेश्चन से आपको वंस अगेन जो ना थॉरोली इसको देखना पड़ता है, फिर वहां पे टाइम भी वेस्ट होता है और चांस ऑफ एरर भी बढ़ जाते हैं। सो अब जरा देखिएगा, मैं जो आपसे शेयर कर रहा था। तैमूर 19 अपना माइक जरा प्लीज क्लोज कर लीजिए, अदरवाइज आई विल म्यूट यू। अब देखिए क्लास, ये जो हम डिफाइन कर रहे थे रेवेन्यू और कास्ट का डिफरेंस, तो मेरे पास जो प्रॉफिट फंक्शन आ गया माइनस 7.5Q स्क्वायर प्लस 147Q minus 100. It is a quadratic function. So profit function is here minus 7.5Q square plus 147Q minus 100. Now क्या करना था, हमारे पास दो कंडीशन थी, एक को आप नेसेसरी कंडीशन कहते थे और दूसरे को सफिशिएंट कहते थे। अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन मुझे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना था और इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल प्लग कर देना था। जब मैं इसको जीरो के इक्वल प्लग करता था तो डेफिनेटली इससे मैं क्यू डिराइव करता था, और ये जानने के लिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है कि मिनिमम है, मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता था। अगर तो मेरा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता था तो मेरा प्रॉफिट पॉजिटिव था, और अगर मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता था तो डेफिनेटली मेरा जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव था यानी मिनिमम था। चलिए इस बात को देखते हैं। When I take the first derivative of profit function, तो profit function के पहले डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि आप इन कंपोनेंट्स को अपने अपनी अलग जगह पे इनको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो पार में मेरे पास 2 था तो ये 7.5 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस का 15Q आ जाएगा।
147 क्यू था, तो क्यू तो वैसे डेरिवेटिव से वैनिश हो गया, तो मेरे पास बाकी 147 आ गया। और -100 जो कि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमें पहले भी पता है। सो मेरे पास इसका पहला डेरिवेटिव 15Q प्लस 147 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि 15Q प्लस 147 को 0 के इक्वल प्लग कर दूंगा। देखें जरा गौर से, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं। जैसे मैंने 15Q प्लस 147 को 0 के इक्वल प्लग किया, मेरे पास क्वांटिटी जो थी वो 9.8 आ गई। आप इसको अपने रिकॉर्ड, तो मेरे पास -15Q था प्लस 147 था। इसका मैं वंस अगेन डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू Q, तो मेरे पास ये -15 आ जाता है, और 147 चूंकि मेरे पास कांस्टेंट था, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। रिमेंबर, the second order derivative is negative. It is clear that my profit is positive. तो इसका मतलब ये है कि 9.8 पे मेरा जो प्रॉफिट था वो पॉजिटिव था। मैक्सिमम, अब मैक्सिमम कितना था इसको तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? क्लास, आई गिव यू कपल ऑफ मिनट्स, आप इसको जरा गौर से देख लीजिए, चार्ट डाउन कर लीजिए, और इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप जरा पूछ लीजिए कि मैंने स्क्रीन पे इसको एज इट इज छोड़ दिया। जी क्लियर है सबको? यस सर। चले, अब आइए क्लास, उसके बाद हमने क्यू तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे पास प्राइस जो थी उसको हमने फाइंड आउट करना था। तो जो प्राइस का फंक्शन था मेरे पास 150 माइनस 0.5 क्यू, इंस्टेड ऑफ क्यू इसकी जो वैल्यू थी इसको प्लग कर दीजिए 9.8। तो जैसे मैंने 9.8 को इंसर्ट किया, प्राइस मेरे पास 145.1 आ गई। क्लियर? मेरे पास प्राइस भी आ गई, मेरे पास क्वांटिटी भी आ गई। अब मैं इस प्रॉफिट को डिफाइन कर सकता हूं कि वो कितना है। प्रॉफिट फंक्शन में जहां पे प्राइस है, प्राइस प्लग कर दीजिए, जहां पे क्वांटिटी है वहां क्वांटिटी प्लग कर दीजिए। तो 9.8 मेरे पास क्वांटिटी थी, इसको मैंने प्लग किया, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो प्रॉफिट था इट वाज 620.3। तो ये जो प्रॉफिट था इसको आप अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए, ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब मैं क्लास, इसके लिए मैंने आज की क्लास कंडक्ट की है, और इस क्लास में हम देखना चाहते हैं कि जब कभी आपको ऐसी चीजें जो है ना वो आ जाए पेपर में, कि कभी तो सब्सिडीज हो जाए, कभी डिस्काउंट्स हो जाए, कभी आपके टैक्सेस हो जाए, या कोई और चीज, तो हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। इफ गवर्नमेंट गिव्स अ सब्सिडी ऑफ ₹3 पर यूनिट, देन सब्सिडी फंक्शन बिकम्स। इससे पहले कि मैं इसको इंसर्ट करूं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी आपको प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, शुगर प्रोड्यूसिंग जो हमारे कुछ फर्म्स थी, उन फर्म्स को ये इंसेंटिव्स दिया जाता है कि आप अगर ज्यादा शुगर को प्रोड्यूस करेंगे इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्रोडक्शन, तो हम आपको पर केजी जो है ना वो कुछ 10 रुपीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स जो होते हैं वो इस चीज को प्रॉफिटेबल समझते हैं, तो वो फिर किसी भी और चीज की प्रोडक्शन से गवर्नमेंट का इंसेंटिव लेने के लिए वो पर्टिकुलरली शुगर को प्रोड्यूस कर देंगे। सो इसी तरह हम जब इस क्वांटिटी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पर यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, क्यू, आई डोंट नो व्हाट इज दिस क्वांटिटी, तो इस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए पर यूनिट 3 रुपीज देती है। तो जैसे गवर्नमेंट आपको 3 रुपीज देती है, ये आपका रेवेन्यू बन जाता है, आपकी इनकम इंक्रीज करता है। So remember that subsidy means the increase in your revenue or income. Taxes mean instead of revenue, taxes mean increase in your cost of production. जो कि हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और आपके जो टैक्सेस हैं वो आप खुद पे करते हैं। डेफिनेटली वो आपसे जो ना वो एज ए लीकेजेस देखा जाता है। तो आपकी इनकम में से जो लीकेजेस होती हैं डेफिनेटली एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब आते हैं क्लास, इस बात को जरा फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करते हैं। S स्टैंड्स फॉर सब्सिडी, या आप डायरेक्ट सारा भी लिख सकते हैं कि सब्सिडी क्या है। दिस इज इक्वल टू 3Q बिकॉज इट इज गिवन 3 पर यूनिट। तो जैसे जैसे आप Q को इंक्रीज करेंगे तो उतने टाइम्स 3 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये सब्सिडी है। अगर आप 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो सब्सिडी आपको 150 की मिलेगी, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप Q को इंक्रीज करके 2000 पे ले जाते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू होगी वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
और each यूनिट ऑफ Q पे आपको सब्सिडी इंक्रीज होगी 3 के हिसाब से। अब आइए क्लास में देखते हैं कि प्रॉफिट फंक्शन जो था इसको रिफॉर्मुलेट करते हैं कि वो क्या हो जाएगा। रिमेंबर, प्रॉफिट वाज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट। ये तो हमारी वो पहली डेफिनेशन थी जिसमें हम रेवेन्यू को और कास्ट को डिफरेंस में लेते हैं। अब चूंकि बात तो हो रही है सब्सिडी की, और सब्सिडी जो थी वो मेरे पास ट्रांसफर पेमेंट्स का या आपके टोटल रेवेन्यू का जो है ना वो पार्ट बन जाएगा। तो इस टोटल रेवेन्यू के आपको पार्ट बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा सब्सिडी को रेवेन्यू में, और जैसे आप रेवेन्यू में इसमें प्लग करते हैं तो मेरे पास इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए आप इनको ब्रैकेट्स में लिख लें। माइनस टोटल कॉस्ट जो थी वो पहले से जैसे फंक्शन में मौजूद थी, हमने इसको माइनस कर लिया। अब क्लास आपकी ये चॉइस है कि आप टोटल रेवेन्यू को टीआर लिखने की बजाय आर से एक्सप्रेस करें, आप टोटल कास्ट को सी से एक्सप्रेस करें, आप इस सब्सिडीज को एक्स से एक्सप्रेस करें, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसको आर माइनस सी प्लस एस लिख सकता हूं, या आपकी चॉइस है कि रेवेन्यू प्लस सब्सिडी माइनस कास्ट लिख लीजिए, ये आपकी चॉइस है इसमें। अब देखिए क्लास जरा जल्दी से इस बात को वाइंड अप करें। मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को। जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड की थी ना, तो विदाउट सब्सिडी हमारा प्रॉफिट जो था वो 620.3 था, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। और जैसे सब्सिडीज इंक्लूड की थी, प्रॉफिट फंक्शन नया बनाया था, उसके बाद हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो प्रॉफिट था वो 650 आ गया था। इसका मतलब ये है कि 30 यूनिट्स का प्रॉफिट जो था वो इंक्रीज कर गया था। ये सब्सिडी का पॉजिटिव इफेक्ट था जो प्रोड्यूसर्स को वो प्रोवाइड करते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट लेवल्स। अब मैं क्लास एक और बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं और इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। इट इज एग्जांपल नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 3, it defines the a monopolist faces the following demand and total cost function। मोनोपोलिस्ट कौन है? वो ट्रेडर है, वो बिजनेसमैन है जो पूरी की पूरी मार्केट को ऑक्युपाई करता है और उस पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना वो प्राइसेस जो है ना वो चार्ज करता है, यानी वो प्राइस सेटर होता है पूरी मार्केट का। तो ऐसे में ये जो हमारा बिजनेसमैन है, इसकी जो डिमांड फंक्शन थे और टोटल कास्ट फंक्शन थे वो मुझे गिवन है। रिमेंबर, प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 0.01 क्यू, whereas total cost is equal to 50Q plus 30,000। तो ये दोनों मेरे पास मालूम थे, इसमें फिक्स कास्ट भी थी, इसमें वेरिएबल कास्ट भी थी। और प्रॉफिट में प्राइस फंक्शन में मेरे पास गिवन था इन टर्म्स ऑफ क्यू गिवन था। इंडिपेंडेंट जो है मेरे पास क्यू है और प्राइस जो थी वो मेरे पास डिपेंडेंट है। नंबर 1, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये तो पहला इसका पार्ट था। हम क्या करेंगे? प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे, डेरिवेटिव्स लेंगे, क्यू निकालेंगे, पी निकालेंगे और उनको प्लग कर देंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर 2 पे देखिएगा, इफ गवर्नमेंट, अब ये थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूं। इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस द सेल्स टैक्स ऑफ ₹5 पर यूनिट ऑफ आउटपुट, देन फाइंड हिज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस, ऑल्सो फाइंड द न्यू प्रॉफिट। अब मैं क्लास सर आपसे पहले शेयर कर दूं कि सेल्स टैक्स क्या होता है, बल्कि सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स आपसे गवर्नमेंट चार्ज करती है, और जब आपसे चार्ज करती है ना, यानी प्रोड्यूसर से चार्ज करती है, तो ये उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है। क्योंकि टैक्स होता है वो आपका एक्सपेंडिचर है, बर्डन है आप पे, और टैक्स का बर्डन जो होता है वो डेफिनेटली आपके एक्सपेंस को ज्यादा कर देता है। अब चूंकि बात आप सेल्स टैक्स की कर रहे हैं, सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जिसको आप इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, और ये वो टाइप है जिसमें हम टैक्स को प्राइस की फॉर्म में ही चार्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोल्ड ड्रिंक का टिन लेके आते हैं तो इसकी 50 रुपीज प्राइस है। अगर आप इस कैन के ऊपर देखें, ऑलमोस्ट इसके 42 रुपीज समथिंग जो है ना इसकी प्राइस होती है, प्लस जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स होता है। तो जैसे ही सेल टैक्स आप इंक्लूड करते हैं तो टोटल प्राइस जो होती है वो आपकी 50 हो जाती है। सो ये जो प्राइस थी ये आपके कॉस्ट के साथ यानी कि टैक्स के साथ इंक्लूड होती है, इसको मैं सेल्स टैक्स कहता हूँ। आइए इसको ऑपरेट करना सीखते हैं। सो सबसे पहले मुझे एक टोटल रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा, और टोटल रेवेन्यू फंक्शन ये फॉर्मुलेट करने के लिए मैं इस प्राइस फंक्शन को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रूल के साथ और इस प्रिंसिपल के साथ कि आप गिवन प्राइसेस के ऊपर जितना चाहें परचेज करते हैं,
इसीलिए मैं अपनी गिवन प्राइस के साथ Q को मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो आई एंड अप विद द 100Q minus 0.01 Q square. Total cost function is already given to me, so I can take the difference between total revenue and total cost. 100Q minus 0.01 Q square minus 50Q plus 30,000. Remember, आप इस माइनस को ब्रैकेट्स के बाहर लिखेंगे और बड़ा केयरफुली इसको ऑपरेट करेंगे. Now I'm going to open this sign. I end up with minus 0.01 Q square minus 50Q minus 30,000. It is my profit function. ये प्रॉफिट फंक्शन था. अब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं. जैसे मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा 0.01 माइनस के साथ था, तो इसके ऊपर पावर में 2 अप्लाई कर दूंगा. आई एंड अप विद माइनस 0.02 Q प्लस 50. तो ये मेरे पास पहला डेरिवेटिव था जिसको मैंने 0 को इक्वल प्लग करना है. और जैसे मैं इसको 0 को इक्वल प्लग करूंगा आई एंड अप विद माइनस 0.02 Q प्लस 50 इज इक्वल टू 0. देन आई एंड अप विद Q इज इक्वल टू 2500. तो 2500 जो मेरे पास था ये Q यानी आउटपुट के यूनिट्स आ गए. नाउ टू चेक वेदर द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, आई कैन टेक द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ माइनस 0.02 Q plus 50 will be minus 0.02. Remember, it is less than 0 because it's a negative value. If it is a negative value, then profit is also maximized. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट है कितना. प्राइस को भी कैलकुलेट कर लीजिए. प्राइस का फंक्शन में जहां पे Q है उसकी जगह 2500 को प्लग कर दीजिए. प्राइस मेरे पास 75 आ गया. और उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट जब हमने प्लग करना था Q को 2500, तो मेरे पास प्रॉफिट जो था वो 32,500 आ जाता है जो आपके सामने है. अब क्लास यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मेरा पार्ट बी था, और इस पार्ट बी में हमने देखा था if government imposes the sales tax of 5 rupees per unit, then the sales tax function is like that. सबसे पहले मैं सेल टैक्स को आपसे शेयर कर दूं और उसके बाद फिर इसको ऑपरेट करते हैं. हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि सेल्स टैक्स जो था या कोई भी टैक्स जो था वो आपकी कॉस्ट का एक हिस्सा होता है और वो कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है. ST रिप्रेजेंट्स द सेल टैक्स. इट इज द 5 यूनिट पर यूनिट. ये 5 को आप Q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आप बता सकेंगे पर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ ये 5 रुपीज जो थे वो आपके चार्ज किए जाएंगे एज अ टैक्स. सो मेरे पास ये जो टैक्स था ये कास्ट का चूंकि कंपोनेंट बन जाता है. तो प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट. अब मैं क्या करूंगा, ये जो टैक्स था ये इस कास्ट के कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा. तो मैं ब्रैकेट में कॉस्ट के साथ सेल्स टैक्स को शामिल कर दूंगा, तो डेफिनेटली कास्ट बढ़ जाएगी मेरी. तो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन लिखिए 100Q माइनस 0.01 Q स्क्वायर माइनस जो था वो मेरे पास आ गया क्योंकि वो मौजूद था. टोटल कास्ट मेरे पास 50Q थी प्लस 30,000 था प्लस वो कंपोनेंट जिसको आप 5Q कहते हैं जिसको आप सेल्स टैक्स कहते हैं. मैंने इसको भी शामिल कर दिया और अब ब्रैकेट को क्लोज किया. नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई कर लूंगा माइनस 0.01 Q स्क्वायर प्लस 45Q माइनस 30,000. इट विल बी माई प्रॉफिट फंक्शन विद द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. अब आप क्या करेंगे क्लास, ये पेज नेक्स्ट पे मैं जा रहा हूं, यानी कि पेज नंबर मेरे पास 149 है. इस 149 पे देखिए मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा विद टैक्स, और जैसे मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं मैं इसको 0 के इक्वल प्लग कर दूंगा. और 0 के इक्वल प्लग करने का मतलब ये था कि आप Q को 2250 कैलकुलेट करेंगे, यानी 2250 मेरे पास Q जो था वो आ जाएगा. रिमेंबर, जब मैं टैक्स को इम्पोज करता हूं तो मेरे पास Q जो था वो 2500 से कम होके 2250 रह जाता है. तो इसका मतलब ये है कि टैक्सेस जो होते हैं वो आपके प्रोडक्शन को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं. अब आते हैं जी सेकंड डेरिवेटिव की तरफ. चूंकि मैंने अभी कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड है कि मिनिमाइज्ड है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो मेरे पास था वो माइनस 0.02 आ गया, और इस माइनस 0.02 को मैंने लेस देन यानी नेगेटिव कहा. इट इज क्लियर दैट आवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम. प्लस 45 टाइम्स 2250 माइनस 30,000. I end up with the profit 625 यानी 20,625. अब आप क्लास जरा कंपेयर कीजिएगा कि ये प्रॉफिट है विद इम्पोजिशन ऑफ टैक्स. ये जो ऊपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था ना वो था विदाउट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स.
That was 32,500. With imposition tax, I end up with 20,625. तो प्रॉफिट लेवल जो है वो टैक्स के इम्पोज करने से डेफिनेटली रिड्यूस हो जाते हैं. एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Danish Mushtaq 102. Is it clear to you? All right, thanks a lot. Now class, I strongly recommend you to solve this example number 4. इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इनमें पार्ट ये जो है ना एक ज्यादा कर दिया गया है. एक में वो सब्सिडीज को और दूसरे में टैक्सेस को इम्पोज कर रहा है. एक ही क्वेश्चन के ऊपर वो दोनों चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है. और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरा गौर से देख लीजिए. आइए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. गिवन द फॉलोइंग टोटल कास्ट एंड डिमांड फंक्शंस ऑफ ए फॉर्म, ये भी प्राइस की फॉर्म में और टोटल कास्ट जो था उसकी फॉर्म में आपको ये फंक्शंस गिवन है. नंबर 1 कहता है जी फाइंड आउटपुट एंड प्राइस लेवल वेयर फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि फॉर्म जो है वो डेफिनेटली उस स्टेट पे प्रोड्यूस कर दी जहां उसके प्रॉफिट लेवल्स होते हैं वो मैक्सिमम. चलें इस इक्विलिब्रियम को मैं जरा डिफाइन कर दूं. नंबर 2 पे कहता है जी लेट सब्सिडी ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट that is paid on production by government. Find the new equilibrium level of output and new price. Number next पे देख लीजिए. Suppose situation is reversed. Government decides to levy a tax of 2 rupees per unit. Find the equilibrium level of output and price. तो ये 3 पॉइंट्स हैं. पहले आपने विदाउट सब्सिडी, विदाउट टैक्सेस, उसके बाद विद सब्सिडी और फिर उसके बाद विद टैक्सेस को आपने कैलकुलेट करना है. तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको बड़ा इजीली और एक एक स्टेप करके आप इसको सॉल्व कीजिए. रिमेंबर टाइम आपके पास मौजूद होता है मगर आप खुद से ही जो है ना वो चांस ऑफ एरर ज्यादा कर लेते हैं. सो इस फंक्शन को जब आप स्टार्ट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू को फॉर्मुलेट किया. मैं 100 माइनस 0.5 क्यू को क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. So I end up with the total revenue and same total revenue total cost का आप डिफरेंस ले लें, उसको प्रॉफिट कह दूंगा. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें, 0 के इक्वल प्लग कर दें, Q आ जाएगा आपके पास वो जो 20 है. इस 20 को प्राइस में प्लग कर दीजिए, प्राइस आ जाएगी. रेवेन्यू निकालना चाहते हैं तो रेवेन्यू में प्लग कर दीजिए, रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे. अब मैं आता हूं जी आपके इस फंक्शन को सेकंड पार्ट में जहां पे आप 2 रुपीज जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं. रिमेंबर इस 2 रुपीज को मैं आइसोलेशन में नहीं लिखूंगा बल्कि इसको मैं 2Q कहूंगा बिकॉज आई एम कंसर्न विद द 2 पर यूनिट ऑफ आउटपुट. सो 2Q जो था मेरे पास सब्सिडी थी, ये रेवेन्यू का पार्ट बनेगा. और अगर ये टैक्स होता तो मेरे पास कॉस्ट का जो ना हिस्सा बन जाता. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. ऑल राइट. एग्जाम्पल नंबर 5 इज देयर. इस एग्जाम्पल नंबर 5 को जरा गौर से देखिएगा. ये आज की हमारी लास्ट एग्जांपल है. एक्सरसाइज मैंने प्रोवाइड की है तो एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. ये आपकी प्रैक्टिस है. मैंने आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है और आप इसको थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे और अपने नोट्स को फॉर्म करेंगे. डेफिनेटली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है. वैल्यूज जो है ना डेफिनेटली वो कुछ आपकी चेंज भी हो सकती है मगर इसके लिए जरूरी है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्राइटेरिया को जरा फॉलो करते हुए इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा. क्विज की तरह मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता जैसे क्विज में आपने कुछ नॉन सीरियसनेस का मुजाहिरा किया है तो अभी आपके पास टाइम मौजूद है, अदरवाइज यू विल लूज योर ग्रेड. तो एग्जांपल नंबर 5 को देखिए. एवरेज कास्ट एंड डिमांड फंक्शन ऑफ मोनोपोलिस्ट फॉर्म आर गिवन बिलो. एवरेज कास्ट इज इक्वल टू 20 माइनस 10,000 ओवर क्यू. आज मुझे टोटल कास्ट नहीं गिवन बल्कि एवरेज कास्ट गिवन है. क्या होता है एवरेज कास्ट? चूंकि आप इस फार्मूला को कहते हैं कि मैं टोटल कास्ट को क्यू से डिवाइड करता हूं. तो अगर मैं एवरेज कास्ट को क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास टोटल कास्ट आ जाएगी. ठीक हो गया? तो आप ऐसा करेंगे कि क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज कास्ट के साथ. आई एंड अप विद 20Q माइनस 10,000. इफ इट इज 20Q माइनस 10,000 it will be my total cost function. Now I am given the quantity function or the output function that is equal to 1000 minus P. So क्या करना पड़ेगा? लॉजिकली मुझे पहले इसको प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा
ताकि मैं गिवन प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हुए अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लूं। सो P एक साइड पे रहने दीजिए, Q माइनस 1000 एक साइड पे चला जाएगा, तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा जिसको आप प्राइस कहते हैं, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा Q के साथ। ये देख लें, ये सोल्यूशन में आपके पास गिवन है कि टोटल रेवेन्यू विल बी 1000 Q minus Q square. Apply the first order condition. I end up with Q is equal to 490. When I plug this 490 in price function, I am given 510 as a price. When I plug the quantity as 490 in our profit function, I end up with profit 250100. Clear? तो ये मेरे पास जो था ये प्रॉफिट जनरेट हो गया, मगर अभी तक मैंने इसमें कोई चीज इंक्लूड नहीं की। और जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि एवरेज कॉस्ट को आप क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपके पास आ जाता है, ये आपके सामने। रिमेंबर क्लास पार्ट सी एंड डी आर गिवन टू यू, और इसमें आप सब्सिडीज की बात करते हैं। क्योंकि सब्सिडीज आपको जो प्रोवाइड की गई है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इट इज 20 रुपीज पर यूनिट ऑफ output that you are going to produce. So I mean it is 20Q. तो इस 20Q को आप रेवेन्यू में ऐड करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे, इस नए प्रॉफिट फंक्शन को कंपेयर करेंगे, तो आप गौर कर लीजिए कि ये 264 टाइम्स 0 के साथ ये प्रॉफिट था विद सब्सिडी, और विदाउट सब्सिडी जो था वो 250100 प्रॉफिट था। तो सब्सिडीज ने आपका प्रॉफिट जो था वो इंक्रीज कर दिया। I strongly recommend you guys कि आप इन तमाम क्वेश्चंस को, इन तमाम फार्मूला को और इन तमाम एक्सरसाइजेस को बड़ा जो है ना वो आप स्लोली मगर जो है ना इसको प्रॉपर फॉर्म में कंडक्ट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। I think I must stop here for today's lecture.